क्या होगा जब एक छोटे से गांव में हर नई दुल्हन शादी के अगले दिन रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। आखिर कौन है वो शख्स जो मासूम खुशियों को मौत में बदल रहा है। आज हम समझेंगे एक ऐसी सच्चाई जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है सस्पेंस, साजिश और इंसाफ की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी 10 मिनट में ऐसा ट्विस्ट है जो आपका दिमाग हिला देगा। कहानी की शुरुआत ओडेला नाम के एक रेलवे स्टेशन से होती है, जहां कीचड़ में सनी हुई राधा नाम की एक औरत उसी रेलवे पटरी से पुलिस स्टेशन जा रही थी। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां मौजूद सभी पुलिस कर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राधा किसी का कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन आई है। इसे देखकर एक महिला पुलिसकर्मी तो डर के मारे वही बेहोश हो गई। अब कहानी 3 महीने पहले की देखते हैं, जहां अनुदीप नाम के एक ईमानदार IPS अफसर का ओडेला गांव में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि इस गांव में हाल ही में मौत की घटनाएं होना शुरू हुई थी। अनुदीप की पर्सनल लाइफ भी दिलचस्प थी, क्योंकि स्फूर्ति नाम की लड़की भी हाल ही में उससे प्यार करने लगी है। दोनों ने इन छुट्टियों में साथ घूमने का प्लान भी बनाया था, लेकिन अनुदीप को बीच में ही सब छोड़कर ओडेला आना पड़ा। इस गांव में अभी अभी एक नए जोड़े की शादी हुई है। लड़की का नाम मधु और लड़के का नाम वेंकटेश। अब दोनों ही अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। वही मधु के घर के सामने ही एक और शादीशुदा जोड़ा रहता है, लेकिन उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता। पति का नाम तिरुपति, जो एक झूठा शराबी और निकम्मा इंसान, और पत्नी का नाम राधा, जो एक खूबसूरत लेकिन टूटी हुई औरत। लेकिन राधा ही हमेशा तिरुपति को मारती रहती। इसी बीच गांव के सरपंच राधा के घर पहुंचे तो देखा कि राधा अपने पति तिरुपति से नाराज है। सरपंच को ये देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो बस अपनी स्त्री की हुई शर्त में गड़बड़ी की शिकायत करने आए थे। राधा ने गलती मानकर उनसे शर्ट वापस ली और सरपंच से लिए हुए पैसे बॉक्स से निकालकर उन्हें वापस लौटा दिए। सरपंच ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम इतनी नाराज क्यों हो? राधा ने गुस्से में जवाब दिया कि मेरा ये पति नशे की हालत में झूठ बोलता रहता है और कुछ काम भी नहीं करता। सरपंच ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। लेकिन राधा की नाराजगी अभी भी शांत नहीं हुई। इसी बीच उसी गांव में रहने वाला विवेक नाम का लड़का गुस्से में था, क्योंकि वो मधु से प्यार करता था। लेकिन मधु की शादी तो वेंकटेश से हो गई, और इसी बात से नाराज होकर विवेक अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी भावनाएं साझा कर रहा है। विवेक के दोस्तों ने उससे कहा कि अगर तुम हमारी बात मान लेते तो आज मधु तुम्हारी होती, ना कि वेंकटेश की। अब ये सुनकर विवेक के मन में एक खतरनाक ख्याल आया, जिससे गाँव में हलचल मच गई। और अगले ही दिन गाँव में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। गांव के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और IPS अनुदीप ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। यहाँ हर कोने से सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। गांव के सरपंच भी वहां पहुंचे और उनका कहना था कि हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी। अनुदीप ने मधु के पति और ससुर को बुलाने का आदेश दिया, क्योंकि वो मरी हुई औरत मधु थी। वेंकटेश कांपते हुए वहां पहुंचा और कहा कि मुझे लगता है इसके पीछे विवेक का हाथ हो सकता है। मेरी और मधु की सगाई से पहले उसने मुझे धमकी दी थी। वेंकटेश के इतना कहने पर पुलिस ने तुरंत विवेक को हिरासत में ले लिया। उन्होंने लगातार सवालों की पूछताछ की, जिससे आखिरकार विवेक टूट गया और चीख पड़ा कि मैंने ही मधु के साथ गलत किया है और मैंने ही मधु को मार डाला। अब पुलिस को अपराधी मिल चुका था, लेकिन अनुदीप को कुछ सही नहीं लगता। वो विवेक के ऊपर पानी की बोतल फेंकता है, जिसे विवेक कैच करता है। ये देखकर अनुदीप कहता है विवेक को छोड़ दो, ये खूनी नहीं है, क्योंकि बॉडी की जांच से पता चला है कि खूनी राइट हैंडेड था और विवेक ने बोतल अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ी। यहाँ तक कि वहाँ पर मिले पैरों के निशान भी 10 नंबर के हैं, जबकि विवेक के पैरों का साइज 7 है। अब आखिर अनुदीप ने विवेक को छोड़ दिया। अगले दिन राधा अपने पति तिरुपति के साथ एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर भी उनके सवाल सुनकर हैरान रह जाते हैं। राधा का डॉक्टर से कहना था कि मेरा पति मेरे साथ रिश्ता निभाने से कतराता है, ये बस दारू पीकर खुद में ही खोया रहता है। दरअसल राधा को अपने पति तिरुपति से एक बच्चा चाहिए, लेकिन वो तो उससे दूर भागता है। इसलिए इसके समाधान के लिए वो आज डॉक्टर के पास आए हैं। अब गाँव में एक और दुर्घटना हो जाती है, और वो थी एक और नई दुल्हन की मौत। गांव में अभी अभी एक शादी हुई थी और ये उनकी पहली रात थी, लेकिन सुबह होने पर वो दुल्हन ही मरी हुई मिली। हैरानी की बात ये थी कि इस गांव में हर नई शादीशुदा दुल्हन के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा था। पुलिस वहां पहुंची और अनुदीप ने जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो मरी हुई दुल्हन अब भी उसकी शादी की साड़ी में थी। पूरे गांव वाले भी वहां जमा हो गए। सबके चेहरे पर खौफ था। अनुदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाँव में एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी। क्या कोई रहस्यमयी शख्स गाँव में घूम रहा है, या फिर इसी गाँव के किसी आदमी का इसमें हाथ है? उस वक्त एक पुलिस अफसर चिल्लाया कि इन गांव वालों से सख्ती से पूछताछ करनी होगी, लेकिन अनुदीप ने कहा सबूत मिलने तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अनुदीप ने स्फूर्ति को कॉल किया और सारी बात बताई। उसने स्फूर्ति से कहा क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? जिसके बाद अनुदीप फिर से उस जगह गया जहां नई दुल्हन के साथ दुर्घटना हुई थी। अनुदीप ने हर एक कोना छान मारा, जिससे उसे एक मोबाइल फोन मिला, और यही वो सुराग था जो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझा सकता है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि वो मोबाइल फोन चालू नहीं होता। उस मोबाइल फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अनुदीप ने तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर फोन चार्जिंग पर लगाया और कुछ ही मिनटों बाद वो मोबाइल फोन शुरू हो गया।
अब अनुदीप की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। उसने फोन की गैलरी खोली तो उसमें एक वीडियो फाइल थी। उस वीडियो को शुरू करते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वीडियो में एक लड़की दर्द से चिल्ला रही थी। हालांकि इस वीडियो में लड़की का चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन अनुदीप उस आवाज को ध्यान से सुन रहा था। वो लड़की किसी से रहम की भीख मांग रही थी। उसकी आवाज डरी हुई और कपकपा रही थी, मानो जैसे कोई उसे बेरहमी से यातना दे रहा हो। फिर अचानक ही उसकी चीखें बंद हो गई और उस खूनी ने उसे मार डाला। अनुदीप ने वीडियो में आवाज सुनी तो उसके होश ही उड़ गए। उसने वीडियो को फिर से देखा, क्योंकि वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसे किसने रिकॉर्ड किया होगा। अब ये मामला और पेचीदा हो चुका था। एक तरफ फोटोग्राफर गगन था और दूसरी तरफ वेंकटेश के दोस्त। इन दोनों के बीच कुछ तो गहरी साजिश थी। इसी बीच चंदू चुपके से राधा की वीडियो बनाने की योजना बना रहा था। जिसके बाद राधा नहाकर बाहर आई और अपने पति को जगाकर ब्लाउज की पिन लगाने को कहा। तिरुपति ने जैसे ही राधा को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया। राधा की खूबसूरती देखकर उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। तिरुपति का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जब उसने पिन लगाने की कोशिश की तो वो कामयाब नहीं हो पाया। राधा ने फिर भी अपने पति से ही पिन लगवाने की जिद की और आखिरकार उसने अपने पति से ही पिन लगवाई। लेकिन यहाँ एक बात अजीब थी। तिरुपति तो सब कुछ करना चाहता था, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता। उसका ऐसा बर्ताव देखकर मानो ऐसा लगता था कि उसे शायद लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि राधा इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर अच्छों की नीयत बिगड़ जाए। राधा की अदा, उसकी मासूमियत और नजरों की कशिश देखकर कोई भी अपना संतुलन खो दे। अब यहाँ पुलिस के हाथ वो अहम सुराग लग चुका था। पुलिस ने वो ऑडियो अलग अलग जगहों पर लोगों को सुनाया ताकि कोई उस आवाज को पहचान सके, लेकिन कोई भी उस आवाज को पहचान नहीं पाया। पुलिस चंदू के घर पहुंची और वहाँ भी सबको ऑडियो सुनाया, लेकिन यहाँ भी किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी चंदू अचानक ही बोल पड़ा कि ये आवाज तो फोटोग्राफर की आवाज जैसी लग रही है। पुलिस तुरंत उस फोटोग्राफर तक पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। अब असली परीक्षण होना था। पुलिस ने उसकी आवाज की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेल नहीं हुई। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसीलिए चंदू का दोस्त, जो एक वकील था, वो पुलिस स्टेशन आया और उसने फोटोग्राफर को छुड़वा दिया। अनुदीप किसी भी हालत में कातिल को पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने एक नई चाल चली। इस बार उसने दिमाग का ऐसा खेल खेला कि कातिल खुद ही फंस जाए। इसी बीच गांव के सरपंच की बेटी की शादी होने वाली थी। सरपंच शादी का न्योता देने पुलिस स्टेशन आया, लेकिन अनुदीप ने उसे रोक लिया। अनुदीप ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन सरपंच नहीं माना और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करवा दी। गांव में शादी की खुशी में हर कोई झूम रहा था। वहीं अनुदीप ने भी शादी में कई पुलिस वालों को खड़ा कर दिया, क्योंकि ये वही गांव है जहां आजकल नई दुल्हनों को शादी के दूसरे ही दिन मार दिया जाता। इधर राधा का पति नशे में चूर होकर नाच रहा था। राधा की दोस्त उसकी तैयार होने में मदद कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस रात के बाद उसकी जिंदगी खतरे में आने वाली है, या शायद खत्म होने वाली है। इधर फोटोग्राफर चुपके से अलग अलग कोने से दुल्हन की तस्वीरें खींच रहा था, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं गया। अब शादी की रात तो ठीक से गुजर गई और दुल्हा दुल्हन दोनों ने ही शादी की पहली रात अच्छे से गुजारी, लेकिन अब जो होने वाला था उसका अंदाजा बेचारी दुल्हन को भी नहीं था। सुबह होते ही दुल्हन अपनी दोस्त को छोड़ने स्टेशन जा रही थी और पुलिस भी दूर से उनकी निगरानी कर रही थी ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो। दोनों रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी एक रेलवे गाड़ी वहां से गुजरी और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि दुल्हन तो गायब थी और उसकी दोस्त को किसी ने बेहोश कर दिया। अब अनुदीप को खबर मिली कि कातिल फिर से हमला कर चुका है। इधर नई दुल्हन को अगवा करके खेतों में लाया गया। उस कातिल का इरादा बिल्कुल साफ था। वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर मारना चाहता था। नई दुल्हन की आंखों में आंसू थे। वो रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन कातिल तो बेरहम था। अब लड़की को यकीन हो गया कि ये मुझे मार ही देगा, लेकिन उससे पहले कातिल ने कहा कि मुझे तुम्हारी शादी वाली रात का हर लम्हा मालूम है, क्योंकि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया था। कातिल उसे हर एक बात याद दिलाता है जो उसकी सुहागरात के दौरान हुई थी। अब वो लड़की समझ चुकी थी कि कातिल का ही दोस्त फोटोग्राफर है जिसने चुपके से ये वीडियो बनाई होगी। फिर भी वो डरी नहीं। उसे हर हाल में बचना था, वहाँ से किसी भी तरह भागना था। लेकिन इसी बीच कातिल भी उसके करीब आ रहा था। तभी खेतों की तरफ अनुदीप पहुँच गया, लेकिन उसे पहुंचने में बहुत देर हो गई, क्योंकि कातिल ने तो अपना काम पूरा कर लिया। उसने दुल्हन को मार दिया। जब अनुदीप खेतों में पहुंचा तो उसने देखा लड़की की लाश वहीं पड़ी हुई है। पुलिस कातिल के पीछे थी, वो भाग रहा था। तभी अनुदीप ने एक पत्थर उठाकर कातिल पर मारा, जिससे कातिल जमीन पर गिर पड़ा। और जब पुलिस ने उसका चेहरा देखा तो सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि चंदू है। पूरे गांव में ये खबर फैल गई और पुलिस ने भी चंदू को जमकर पीटा। इधर राधा ये सब सुनकर डर गई और छुपने की जगह ढूंढने लगी, जिसके बाद राधा अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। राधा कहती है कि चंदू थोड़ा गुस्से वाला जरूर है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। राधा गिड़गिड़ाने लगी। वो कहती है हम शरीफ लोग हैं और चंदू की बेटी की भी शादी होने वाली है, तो चंदू ऐसा नहीं कर सकता। तिरुपति ने भी अनुदीप से विनती की। अनुदीप उनकी बेबसी को देख रहा था और उसे उनके शब्दों में सच्चाई महसूस हो रही थी, लेकिन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अब चंदू हमारे पास नहीं है। सरपंच उसे अपने साथ ले गया। दरअसल सरपंच ने चंदू को अपनी हवेली में कैद करके रखा था।
सरपंच ने गुस्से में चंदू को पीटना शुरू कर दिया। वो अपनी बेटी के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ चंदू दर्द से चीख रहा था, लेकिन वहाँ पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। राधा और तिरुपति भागते हुए सरपंच के पास पहुँचे। उन्होंने सरपंच से विनती की और कहा, हमारा चंदू निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि राधा ने हाथ जोड़े, लेकिन सरपंच का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसके मुताबिक जिसने मेरी बेटी की जान ली, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। राधा रोते रोते सरपंच के पैरों में गिर गई। भगवान के लिए हमें न्याय दीजिए। लेकिन गांव में कोई भी सरपंच के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। राधा और तिरुपति वकीलों के पास भी गए, लेकिन सभी ने मोटी फीस मांगी जो वो नहीं दे सकते। राधा और तिरुपति को विश्वास था कि चंदू ऐसा काम नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कोई साजिश हुई है। इसी बीच अनुदीप को खबर मिली कि गांव में एक और खून हुआ है। उसने तुरंत सरपंच को फोन करके बताया कि चंदू निर्दोष है और असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है। सरपंच ने गुस्से में कहा कि आखिर तुम कैसे पुलिस वाले हो, तुम एक खूनी को भी पकड़ नहीं सकते। अनुदीप ने गंभीर आवाज में कहा, हमने कातिल को पकड़ा था, लेकिन वो चंदू को फंसा कर भाग गया। सरपंच ने तुरंत चंदू को आजाद कर दिया। अब सारी सच्चाई उसके सामने थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सरपंच राधा के पास गए और उसके देवर चंदू को गलत समझने के लिए उन्होंने सिर झुकाकर माफी मांगी। उन्होंने राधा को कुछ पैसे भी देने चाहे, लेकिन राधा की आंखों में तो आंसू थे, उसने वो पैसे नहीं लिए। इसी बीच अनुदीप को स्फूर्ति का कॉल आता है। वो कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। अचानक से शादी की बात सुनकर अनुदीप चौंक जाता है, लेकिन स्फूर्ति ने भावुक होकर कहा, जब मैं ड्रग के चंगुल में फंस गई थी तब सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बचाया और तुम्हारी वजह से ही आज मैं एक डॉक्टर हूँ। अब मैं तुम्हें कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी। मैं नहीं चाहती कोई कहे आईपीएस अनुदीप एक कातिल को नहीं पकड़ सका। अनुदीप स्फूर्ति की सच्ची भावनाओं को समझ गया और उसने उसकी बात मान ली। अब अनुदीप खुद मीडिया के सामने आकर कैमरे में देखकर कहता है कि अगर हिम्मत है तो फिर से ऐसा करके दिखा। दरअसल अनुदीप ने कातिल को खुली चुनौती दी। अब देखना यह है कि कातिल इस चुनौती का जवाब कैसे देगा। अगले ही दिन स्फूर्ति और अनुदीप ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। दोनों ही बहुत खुश थे और मंदिर के कोने में छिपा कैमरामैन उनकी छुपकर तस्वीरें खींच रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना फोन निकाला और चंदू को कॉल करके बताया कि काम हो गया है। शादी के बाद अनुदीप और स्फूर्ति जब घर लौटे तो राधा तिलक लगाकर दोनों का स्वागत करती है। वहीं दरवाजे में एक सफेद लिफाफा पड़ा था। अनुदीप ने उसे उठाया और खोला। उसमें केवल एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली गई है और अब तुम देखोगे मौत कितनी करीब है। राधा और स्फूर्ति ये सुनकर घबरा गए, लेकिन अनुदीप के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। अनुदीप ने तिरुपति को कुछ पैसे दिए। फिर तिरुपति, चंदू और कैमरामैन के साथ इन पैसों से पार्टी करने निकल गए। इधर अनुदीप और स्फूर्ति अपनी पहली रात के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अनुदीप के मन में तो कई बातें चल रही थी। उसने शादी तो कर ली, लेकिन उसका असली ध्यान कातिल को पकड़ने पर है। रात के सन्नाटे में अचानक ही कहीं से तेज आवाज हुई। राधा हड़बड़ा कर उठी तो उसे पता चला कि आवाज तो छत से आई है। जब उसने ऊपर जाकर देखा तो एक भारी पेटी नीचे गिरी थी। राधा ने हिम्मत करके वो पेटी खोली और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पेटी के अंदर मरी हुई उन सभी लड़कियों के निजी कपड़े और उनके ढेर सारे कीमती गहने थे। अब राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो सोचने लगी कि ये गहने और कपड़े यहाँ कैसे आए। फिर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ये मामला बहुत गहरा है। राधा ने बिना समय गवाए गहनों को समेटा और घर से बाहर निकल गई। उसने तिरुपति से झूठ बोला कि वो किसी जरूरी काम से जा रही है। वो हिम्मत जुटाकर जल्दी में सबसे पहले सरपंच के घर पहुंची और सरपंच को अंगूठी दिखाकर कहने लगी, क्या ये आपको किसी की पहचानी हुई लगती है? सरपंच ने जैसे ही अंगूठी देखी तो कहा, ये तो मेरी बेटी की है, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिली? अब राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बताए या नहीं। फिलहाल वो ज्यादा सवालों में उलझना नहीं चाहती। राधा वहाँ से भागते हुए वेंकटेश के घर पहुंची और उसे दूसरी अंगूठी दिखाई। वेंकटेश ने भी तुरंत अपनी पत्नी की अंगूठी पहचानी। अब राधा को पूरा यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इसका सुराग कहीं न कहीं उसके अपने घर में ही छिपा है। वो डर के मारे कांपती हुई अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर उसने देखा कि तिरुपति और चंदू दोनों गायब है। उसने चंदू की बेटी को जगाया, मगर कुछ कहने से पहले ही वो खुद सवालों से घिर गई। फिर आधी रात को उसने फैसला किया कि वो अनुदीप को कॉल करके सब कुछ बताएगी, लेकिन कॉल करने पर अनुदीप के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। सुबह तिरुपति कपड़े लेने के लिए अनुदीप के घर गया। उसने अनुदीप के कुछ कपड़े लिए और चुपचाप वहाँ से वापस चला आया। राधा अब तक बुरी तरह डरी हुई थी। फिर आखिरकार जब अनुदीप ने राधा का कॉल उठाया तो राधा ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि आप अपने कमरे में जाकर देखिए स्फूर्ति वहाँ है या नहीं। अनुदीप ने घबराकर कमरे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बिस्तर खाली था, स्फूर्ति वहाँ नहीं थी। अनुदीप ने तुरंत राधा को बताया कि स्फूर्ति घर पर नहीं है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अफसोस और डर के साथ कहा कि मेरा पति आपकी पत्नी को उठा ले गया। तिरुपति कपड़ों के बहाने अनुदीप की पत्नी को ही ले गया। वो पहले स्फूर्ति के कमरे में गया और अनुदीप होने का नाटक करते हुए उसके करीब आने लगा। स्फूर्ति को लगा कि ये अनुदीप है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये तिरुपति है तो वो चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन तिरुपति ने उसका मुंह दबा दिया और स्फूर्ति हिल भी नहीं सकी। तिरुपति उसे बेहोश करके एक बड़े से बक्से में बांधकर अपने साथ ले आया
अनुदीप को अब साफ दिखने लगा कि जितनी भी नई दुल्हनों के साथ अत्याचार हुआ उसके पीछे तिरुपति ही है। अब उसे पकड़ने के लिए राधा और अनुदीप दोनों निकल पड़े, लेकिन तिरुपति उन्हें कहीं नहीं मिला। तभी राधा ने एक तरकीब सोची। उसने घर जाकर तिरुपति के कपड़े कुत्ते को सुंघाए ताकि कुत्ता उसकी गंध पहचान कर उसे सही जगह तक ले जाए। अब राधा कुत्ते के साथ गांव से दौड़ते हुए खेतों की ओर बढ़ती है। अचानक कुत्ता एक कुएं के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। राधा ने दौड़ते हुए वहां पहुंचकर कुएं के अंदर झांका तो सबसे पहले उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही कुत्ता फिर से भौंकता है तो गौर से देखने पर तिरुपति वहां स्फूर्ति को मारने की कोशिश कर रहा था। राधा ये सब देखकर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तिरुपति नहीं रुका। उसने स्फूर्ति को धक्का दिया जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद तिरुपति ने कुएं से बाहर आकर राधा की ओर देखा। राधा की आंखों से तो आंसू बह रहे थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझ में क्या कमी थी जो तुम इतने नीचे गिर गए? अब पूरी सच्चाई राधा के सामने थी। गांव में अब तक जो भी घटनाएं हुई थी उन सबके पीछे तिरुपति ही था। अब कहानी उस समय की देखते हैं जब राधा और तिरुपति की शादी हुई थी। शादी की पहली रात तिरुपति रोमांटिक मूड में था। उसने प्यार से राधा से कहा कि तुम्हारे साथ शादी होना मेरे लिए किसी सपने जैसा है, लेकिन राधा के चेहरे पर तो कोई खुशी नहीं थी। उसने ताना मारते हुए कहा, किसी का सपना पूरा हो रहा है और किसी का टूट रहा है। वो बस चुपचाप वही ताने मारते हुए सोफे पर लेट गई। उसने कहा, अब चाहे जैसा भी हो, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। इस बात से तिरुपति थोड़ा असहज हो गया, लेकिन फिर भी वो राधा के करीब आया। वो तो सिर्फ अपनी शादी की पहली रात अच्छे से बिताना चाहता था। लेकिन तभी राधा ने हंसी मजाक में कह दिया, तुम तो लड़कियों जैसे लगते हो। ये सुनकर तिरुपति को जोर का झटका लगा, क्योंकि उसके मुताबिक उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाया गया था। अब इस बारे में ही सोचकर उस रात तिरुपति से कुछ नहीं हुआ और उसके बाद भी कभी कुछ नहीं हुआ। राधा हर बार उसकी मर्दानगी पर उसका मजाक उड़ाती और उससे कहती रहती कि तुम तो लड़की जैसे हो। यही बात तिरुपति को अंदर तक चुभ जाती और वो गुस्से में घुटता रहता, लेकिन इसके बावजूद वो राधा को कुछ कह नहीं सका। शादी के कई महीनों बाद भी उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना। फिर राधा ने इसी जिंदगी को अपना भाग्य मानकर तिरुपति को अपना सब कुछ मान लिया और वो उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन अब तिरुपति का मन नहीं था। फिर एक दिन तिरुपति ने गांव में नए शादीशुदा जोड़े को चुपके से देखा और ये सब देखकर उसे अजीब सी खुशी मिली। उसी पल से तिरुपति के अंदर का हैवान जाग उठा और तब से उसने फैसला कर लिया कि हर नई दुल्हन मेरी होगी। मैं देखूंगा कि वो मुझे मर्द मानती है या नहीं। अब यहाँ तिरुपति ने चीखते हुए राधा से कहा कि तेरी वजह से मैंने ये सब किया। राधा अब किसी भी हालत में स्फूर्ति को बचाना चाहती थी। उसने पूरी ताकत से तिरुपति को रोकने की कोशिश की, लेकिन तिरुपति ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा जिससे राधा जमीन पर गिर पड़ी। राधा फिर से उठकर तिरुपति से लड़ने लगी, लेकिन तिरुपति ने उसके बाल पकड़कर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। और बस इतना ही नहीं, उसने एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से राधा के सिर पर दे मारी, जिससे राधा कीचड़ में गिर पड़ी। कुछ देर तक वो बेहोश थी और फिर जब उसने आंखें खोली तो वो अब पहले जैसी डरी हुई औरत नहीं थी। वो एक बेलचा उठाकर सीधे कुएं की तरफ भाग पड़ी जहां तिरुपति स्फूर्ति को मारने की कोशिश कर रहा था। तिरुपति ने राधा को देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा ने कुएं से कूदते हुए पूरी ताकत से बेलचा चलाया और तिरुपति का सर धड़ से अलग कर दिया। राधा ने अपने पति तिरुपति को मारकर स्फूर्ति को बचाया। उसने अपनी साड़ी स्फूर्ति को पहनाई ताकि वो इज्जत से घर लौट सके। और शुरुआत में हमने जो देखा वो तिरुपति का ही सिर था जो राधा पुलिस स्टेशन लेकर आई है। अब यहाँ मीडिया के सामने अनुदीप आया और उसकी पत्नी स्फूर्ति भी उसके साथ थी। स्फूर्ति ने कैमरों की तरफ देखते हुए कहा कि राधा नहीं होती तो आज मैं भी जिंदा नहीं होती, और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है।